Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. The chapter for today is wave optics. So जो हमारा optics था वो दो पार्ट में था, रे optics and wave optics. तो जो रे optics के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड जो ये वेव ऑप्टिक्स का रिमेनिंग पार्ट था वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. सो वेव ऑप्टिक्स से तो आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया है. इससे सिर्फ जस्ट थ्योरी पोर्शन आता है, तो इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन है और ऑप्टिक्स से जो न्यूमेरिकल आता है वो रे ऑप्टिक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके उसको कर सकते हो. अगर कोई वेव ऑप्टिक्स पहले देख रहे हैं या रे ऑप्टिक्स, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना कि आप पहले अगर न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो पहले आप रे ऑप्टिक्स कर लेना, और अगर आपको पहले थ्योरी करना तो आप पहले वेव ऑप्टिक्स कर लेना. सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो हमारा लाइट है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है. तो पहले हमारे पास स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड कोई थ्योरीज़ नहीं थी, तो बहुत सारी थ्योरीज आई. फिर धीरे धीरे हमने जो हमारी लाइट है उसका पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर क्या है, कौन सा है, वो हमने जानने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरीज दी और बाद में ये प्रूव हुआ था. तो अब जो उनकी थ्योरीज थी हम उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड क्या प्रूफ हुआ था वो भी हम देखते हैं. Around 1800 and 1900, some of the scientists considered that light is a particle and according to some it was wave. So जो हमारा ये टाइम था 1900 एंड 1800 का, इस टाइम में साइंटिस्ट के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है. तो उसी में एक न्यूटन ने थ्योरी दी थी, तो न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होता है लाइट का पार्टिकल नेचर था. सो उनकी थ्योरी क्या थी? लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर. This means light is made up of small particle and those particle are known as corpuscles. So जो न्यूटन की थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है एंड जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, और उस पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की वजह से पूरा बड़ा पार्टिकल फॉर्म हो रहा है उसको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं. दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो नोन एज कॉर्पसुलर थ्योरी. सो ये थ्योरी का सेकेंड नेम है कॉर्पसुलर थ्योरी. ही प्रूव द फॉलोइंग फिनोमिना बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स. सो एक थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स करके एक और फिनोमिना है, उन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर बाय द यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स प्रूफ किया था. देन नेक्स्ट जो था वो था हाइगन्स थ्योरी. अकॉर्डिंग टू हाइगन्स लाइट कैन बी ऑफ वेव नेचर. सो जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने पार्टिकल नेचर बोल दिया, अब उसके बाद हाइगन्स आए तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है उसका वेव नेचर होता है. सो उन्होंने क्या किया था या उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे वो ऐसा बोल रहे थे. ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम अ सिंपल ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय न्यूटन एंड हाइगन्स. टू रूम्स वर कंसिडर्ड विद एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द मिडल. Newton considered a boundary and Huygens considered a door as an obstacle between room. In this experiment, light was switched on in one room. So इन्होंने क्या किया कि दो रूम लिए थे और दो रूम में बीच में एक बाउंड्री थी और एक डोर था. तो उस बाउंड्री को उन्होंने जो वॉल थी उसको बाउंड्री माना था एंड जो डोर था वो ऑब्स्ट्रिक्शन माना था. और एक रूम में क्या किया था, उन्होंने लाइट ऑन की थी. अभी तक इस पॉइंट में इतना ही लिखा था. द नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन, if light travels in straight line then first room will be bright and some portion of second room will become bright and rest of room will be dark. So जो उन्होंने दो रूम बनाए थे, मान लो एक रूम इधर है एंड एक रूम इधर है, तो ये जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है यही डोर था. तो क्या किया उन्होंने, एक लाइट यहाँ पे जलाई इस वाले रूम में. तो उनका मानना था कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसा कि हमने अपने रे ऑप्टिक्स में देखा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, ये तो हमें थ्योरीज अभी पता चल गई है इसलिए हम पढ़ रहे हैं. बट इन्होंने जब स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तो इनके पास कोई प्रूवन मॉडल नहीं था, तो ये अपने थ्योरीज पे ही वर्क कर रहे थे. तो इन्होंने ऐसा माना कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जब अगर हम इस वाले रूम में, ये जो हमारा फर्स्ट रूम है, यहाँ पर लाइट जलाएंगे तो पहले ये रूम ब्राइट होगा एंड जो थोड़ी बहुत लाइट होगी वो इसके ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके साइड में से या कहीं से अगर उसको गैप मिलेगा, जगह मिलेगी, तो वहाँ से वो जाएगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेकेंड रूम है वो डार्क रहेगा. देन उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो सेकेंड पॉइंट में है. हाइगन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट रूम बिकेम ब्राइट एंड लाइट स्प्रेड इन द सेकेंड रूम एज वेल बट इट वॉज नॉट एज ब्राइट एज फर्स्ट रूम. सो जो हाइगन्स थे उन्होंने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट का था उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया था, तो उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट रूम था उसमें तो ब्राइट लाइट थी एंड जो सेकेंड रूम था उस रूम में भी लाइट थी बट उतनी ब्राइट नहीं थी.
तो फिर उसके बाद से उन्होंने जो अपनी थ्योरी थी उसके वजह से उन्होंने ये माना कि जो हमारी लाइट थी, लाइट का वेव नेचर हो सकता है। ये हाइगन्स ने अपनी थ्योरी दिया था। एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ सो स्मॉल देयरफॉर वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन। सो उन्होंने माना था कि वो जो लाइट थी उसकी वेवलेंथ बहुत कम थी, इसलिए उनको दूसरे रूम में लाइट नहीं दिखी, इसलिए वेव नेचर लाइट का हम नहीं मान सकते। इफ़ द लाइट इज़ मेड टू पास थ्रू अ स्मॉल पोर्शन which is comparable to the wavelength of light when the wave nature of light can be observed। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक लाइट का छोटा सा पोर्शन मानेंगे कि अगर वो वहाँ से जा रहा है, कहीं से जो भी वहाँ पर ऑब्स्टिकल था उसके थ्रू जा रहा है, तो वो जो वेवलेंथ थी वो बहुत कम थी, इसलिए हमने लाइट का जो वेव नेचर था वो हमने थोड़ा सा देखा और उसकी वजह से ही हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में दूसरे रूम में थोड़ी सी ही लाइट गई, बिकॉज जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दूसरे रूम में जा रही थी वो कम थी। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, Newton theory was not fully correct, therefore he gave an idea that light is of wave nature। So जो हाइगन ने था उन्होंने कहा कि हाँ लाइट का वेव नेचर है, उनके अकॉर्डिंग जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी वो फुली करेक्ट नहीं थी, तो उन्होंने ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने न्यूटन और हाइगन ने साथ में किया था उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा कि जो लाइट है उसका वेव नेचर है। देन फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लाइट इज़ मेड पास थ्रू अ बिग विंडो देन लाइट विल अपेयर एज अ रे नॉट एज अ वेव। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम एक लाइट को एक छोटे से विंडो के थ्रू भेजेंगे तो उस विंडो के थ्रू जब वो जाएगा तो बिकॉज वो जो होल है या जो एरिया है वहाँ से जा रहा है वो छोटा है, तो इसलिए वो एक रे की तरह दिखेगा, वो एक वेव की तरह नहीं दिखेगा। बट इफ़ लाइट इज़ मेड टू पास थ्रू वेरी स्मॉल होल देन वेव नेचर कैन बी ऑब्जर्व। और अगर हम एक लाइट को एक बहुत छोटे से होल के थ्रू जब हम जाने का देते हैं, मान लो कि एक रूम है वहाँ पे पूरा सब कुछ ब्लॉक है, या फिर हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उस कार्डबोर्ड में पूरा अंधेरा है, उस कार्डबोर्ड में एक जगह ही होल करते हैं और वहाँ से जब लाइट जाती है तो हम वहाँ पे हम लाइट का वेव नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो भी दोनों पॉइंट्स थे ये हाइगन की थ्योरी में थे और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मुझे न्यूटन की थ्योरी जो है वो फुली करेक्ट नहीं लग रही है, एंड उसके लिए उन्होंने ये 2 पॉइंट्स अपने तरफ से बोले थे। देन नेक्स्ट इज हाइगन्स आइडिया वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अभी जो हाइगन ने कहा था कि लाइट का वेव नेचर है, इसको तब साइंटिस्ट ने नहीं माना था और उनके नहीं मानने के रीजंस थे वो था एज देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ व्हाट हाइगन प्रपोज। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक वैलिडेट एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसके कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं थे, इसलिए फर्स्ट उनकी ये पॉइंट है कि क्यों उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। द नेक्स्ट इज वेव ऑलवेज नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। This means light cannot propagate in vacuum, but sunlight is able to reach earth। अब जो हमारी वेव्स होती हैं उन वेव्स को मूव करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, बट जो लाइट है वो तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करके हमारे अर्थ पे आती है, बिकॉज जो हमारा स्पेस है वो वैक्यूम है एंड जो सन है वो स्पेस से जो सनलाइट होती है वो हमारे अर्थ पे आती है। तो अगर लाइट का वेव नेचर होता तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता, तभी वो प्रोपोगेट होके अर्थ पे आ पाती। सो ये सब थे रीजंस थे जिसकी वजह से हाइगन की थ्योरी को जो भी साइंटिस्ट थे उस टाइम के उन लोग ने रिजेक्ट कर दिया था। कंक्लूजन गिवन बाय हाइगन्स फॉर्म द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। सो बट ये तो रिजेक्ट हो गए थे, बट जो भी उनका कंक्लूजन आया था एक्सपेरिमेंट का या जो भी उन्होंने कहा था उसके वजह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर एक और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर भी हो सकता है। देन मैनी अदर साइंटिस्ट केम आफ्टर हाइगन टू प्रूव इट इज़ ऑफ वेव नेचर। अब जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे हाइगन के बाद जो आए थे उन्होंने भी किया, प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि जो लाइट होती है उसका वेव नेचर होता है। तो उसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थॉमस यंग, ये 1800 में आए थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यंग परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो ये जो यंग थे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड इसके वजह से वो प्रूफ कर पाया था कि जो हमारी लाइट है उसका वेव नेचर है। तो लाइट की जो वेव नेचर के लिए वैलिडेटेड थ्योरी है या जिस थ्योरी को हम मानते हैं कि हाँ इसी ने प्रूव किया है कि हमारी लाइट का वेव नेचर है, वो यंग्स डबल स्लिट मॉडल या फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच थ्योरी गिव द एविडेंसेस फॉर लाइट्स वेव नेचर। तो लाइट का वेव नेचर का जिसने हमें प्रूफ दिया था वो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो नेक्स्ट इज मैक्सवेल इन 1860। मैक्सवेल गेव द मैक्सवेल EM wave theories
सो जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक ईएम वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनसे रिगार्डिंग एक थ्योरी दी थी और वो लाइट के लिए एविडेंट थी एंड उसके लिए थी कि प्रूव करने के लिए कि लाइट का वेव नेचर है. ही वॉज एबल टू प्रूव देयर आर विजिबल लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो अब हमारी लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी विजिबल लाइट होती है. सो ये जब हमने ईएम वेव्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारी रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इंफ्रारेड एंड बहुत सारी ऐसे वेव्स थी. उन सब के जो हमारा एक अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो जो ये मैक्सवेल थे उन्होंने कहा था कि जो विजिबल लाइट है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है. ही सपोर्टेड द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द स्पीड ऑफ लाइट. सो जो मैक्सवेल थे उन्होंने ही जो वेव नेचर को सपोर्ट किया था और उसके अलावा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में क्या होगी. आफ्टर मैक्सवेल द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज एक्सेप्टेड एंड न्यूटन्स कॉर्पुलेशुलर थ्योरी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. सो जब ये मैक्सवेल और जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये जब दोनों एक साथ आए और इन लोगों ने जब प्रूव कर दिया कि जो हमारा लाइट का वेव नेचर है, तो उसके बाद जो न्यूटन की कॉर्पुलेशुलर थ्योरी थी जिसकी वजह से वो बोल रहा था कि जो हमारी लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है, उसको रॉन्ग मान लिया गया था. अराउंड 1900 सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे ये हमारे 1800 के टाइम में हुए थे. उसके बाद 1900 में साइंटिस्ट ने एक और अपना एक्सपेरिमेंट देखा था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था. इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light falls on the metal surface, electron get ejected from metal surface. So इसका मतलब क्या है कि जब एक हमारा मेटल सरफेस है और इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, तो अगर वो लाइट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है. सो इसी को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है. आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. सो अगेन अब यहाँ पे आइंस्टाइन आ गए थे और उन्होंने जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, बिकॉज इस जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो इसमें जब लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो उन्होंने इस वजह से अगेन बोला कि जो हमारा लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है. सो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अगेन आ गया था कि अब जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है. सो कंक्लूजन में ये आया कि जो लाइट है उसका दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है. इसलिए लाइट को हम ड्यूल नेचर बोल रहे हैं. ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मीन्स उसके पास दोनों वाली प्रॉपर्टीज़ है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंड वेव की प्रॉपर्टीज़ भी है. लाइट हैज़ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. सो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको कहा कि जो लाइट है उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ है, वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, वेव की तरह भी एंड पार्टिकल की तरह भी. लाइट कैन बिहेव आइदर एज पार्टिकल एंड और अ वेव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो जो लाइट है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकती है, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करती है कि कब उसको पार्टिकल की तरह बिहेव करना है एंड कब उसको वेव की तरह बिहेव करना है. ड्यूल नेचर इज़ ऑल्सो शोन बाय इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो ड्यूल नेचर है वेव एंड पार्टिकल का, ये इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं. व्हेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ETC कैन बी कंसिडर्ड. सो जो थ्योरीज हमें लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए यूज़ हुई थी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. तो ये दो थ्योरीज थी जिनकी वजह से हमने लाइट का पार्टिकल नेचर माना. एंड वेव जो नेचर था उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट थे या जो उसके लिए प्रूफ थे वो था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. सो जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस जो है, ये जो वेव नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है लाइट के, वो सारे एक्सपेरिमेंट अभी हम इस चैप्टर में करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. अब जो वेव है, अगर हम लाइट को अब बोल रहे कि उसका वेव नेचर है, तो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारी लाइट में होनी चाहिए, तभी हम उसका वेव नेचर मानेंगे. सो जो फर्स्ट है वो है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेव पासिस थ्रू देम. सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जो भी हमारा पार्टिकल है वेव का, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम. तो मान लो ये एक हमारा डिस्टेंस है जिसको हम देख रहे हैं, एंड ये जो हमारा पार्टिकल है
ये हमारा अभी इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना मूव करेगा, कितना पाथ फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो इसको जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट इज फेज। फेज ऑफ अ वेव डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मोशन एज द वेव स्वीप थ्रू एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। सो जो फेज है वो वेव के डिस्क्राइब करता है, वेव के मोशन को डिस्क्राइब करता है कि जो वेव है वो कितना पोजीशन जो है, कितना वो मूव कर रही है या फिर कितना एरिया ड्यूरिंग इट्स मोशन वो कवर कर रही है, उस चीज़ को हम फेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ व्हेन इन सेम फेज। सो वेवलेंथ क्या होता है कि जो अभी हमने ऐसे माना था कि ये यहाँ पे है और हमारी ऐसे वेव इसमें मूव करती है। सो जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, सो ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, एंड जो ये हमारा लोअर पार्ट है इसको हम ट्रफ कहते हैं। सो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का, इसको हम वेवलेंथ मानते हैं। वो हो सकता है ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, या तो फिर हमारा ये वाले से नीचे वाले से अगर मानेंगे ट्रफ से इस ट्रफ तक का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, एंड इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज टेकन एज द टाइम टेकन थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। सो जो टाइम पीरियड होता है एक वेव का, वो टाइम पीरियड जो उसको हम मानते हैं टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना एक वेव को टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, एंड इसको टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। सो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एंड ऑसिलेशन जो है वो 1 मिनट में वेव कितना ऐसा मूवमेंट कर पा रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बोलते हैं, एंड उसको वी से डिनोट करते हैं। एंड जो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हम ये छोटा सा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें 1/टाइम करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाता है। वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेस एट अ गिवन इंस्टेंट। सो वेव फ्रंट को की जो डेफिनेशन है वो है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेस इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पहले वेव फ्रंट क्या होता है पहले वो समझते हैं कि मान लो एक वाटर है, वेव कहाँ फॉर्म होती है, जब हम किसी वाटर का जो स्टिल है उसमें वहाँ पे आप कोई स्टोन या पेबल वगैरह फेंको तो आप देखते हो कि ऐसे गोल गोल से बहुत सारी उससे वेव्स निकल के फैलती हैं। सो जो ये पूरा फॉर्म होता है इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। एंड ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है कि जो अब मान लो हमने यहाँ पे पत्थर फेंका तो डिस्टर्बेंस यहाँ हुई, तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्यों? बिकॉज ये जितने भी पार्टिकल्स है वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और जो वेव है वो सेम फेज में मूव कर रही है, इसलिए वेव फ्रंट फॉर्म होता है। सो यही है डेफिनेशन। ये लोकस इज, ये जितने भी लोकेशन या जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये टर्म लोकस यूज़ किया गया है। एंड सेम फेज मीन्स कि सेम फेज में जब वो वेव जब जाती है तो उसमें ऐसे हमारे फॉर्म होते हैं ना क्रस्ट एंड ट्रफ, तो इसी को हम फेज बोलते हैं। तो एक गिवन इंस्टेंट टाइप पे मान लो कि अगर हम टी सेकेंड पे माने तो टी सेकेंड पे जितना इस पार्टिकल के पास एनर्जी होगा वही सेम इस पार्टिकल के पास यहाँ पे भी होगा, बिकॉज जो डिस्टर्बेंस है वो सेम टाइम पे गया है एंड उसने इक्वल एनर्जी ही सारे पार्टिकल्स को उसके आसपास जो है उनको प्रोवाइड की है, एंड जो उससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उनका जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो बराबर ही फॉर्म होगा। सो अभी आप वेव फ्रंट समझ गए होंगे, तो सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। द शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सोर्स एंड डिस्टर्बेंस। सो जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे। जो हमारा डिस्टर्बेंस का सोर्स है, जिस चीज़ से हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, एंड उसके सोर्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोर्स बड़ा होगा तो हमारा वेव फ्रंट जो है वो बहुत देर तक के लिए फॉर्म होगा, अगर छोटा होगा तो वो थोड़े टाइम के लिए फॉर्म होगा। अ वेव फ्रंट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेस। सो जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो लाइट रेस के केस में भी फॉर्म होता है। ये तो जो वाटर था वहाँ पे हमने एग्जांपल बताया, बट लाइट के केस में भी वेव फ्रंट फॉर्म होता है। अ वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपोगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जो वेव फ्रंट है, मान लो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे डिस्टर्बेंस था एंड इसके ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करता है। वेव फ्रंट कभी ऐसे उल्टा नहीं आता है,
मीन्स जितना ये मूव कर गया, मान लो अगर 2 सेंटीमीटर से ये मूव कर गया आगे, तो ये बैक में 2 सेंटीमीटर अगेन नहीं आ सकता है। इसलिए जो वेव फ्रंट का डायरेक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही होता है। देन नेक्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब जो वेव फ्रंट फॉर्म होती हैं वो 3 टाइप की हैं। एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक है प्लेन वेव फ्रंट, एक है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो अब जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, उसका एग्जांपल आप वाटर मान सकते हो। देन लीनियर होता है, लीनियर में अगर हम किसी लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टॉप कर रहे हैं जिसका हमारा लीनियर शेप है तो वो लीनियर वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। और सिलेंड्रिकल में अगर हमने उस लाइट को या किसी भी चीज़ को सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट से डिस्टर्ब किया है तो जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। सो अभी ये जो तीनों वेव फ्रंट है इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन आया तो इन टॉपिक से ही आ सकता है। इससे फिर भी लेस चांस है, इसके बाद जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है वहाँ से ज़्यादा चांसेस है, बट फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या है। सो जो फर्स्ट है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट फॉर्म विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो कब फॉर्म होता है, अगर जो हमारा सोर्स है अगर वो बहुत छोटा सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, जो लाइट है अगर वो एक छोटी सी पिन होल के थ्रू आ रही है, छोटे से पॉइंट के थ्रू आ रही है, तो जो टाइप का हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होगा उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। सो जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए जब बता रही थी कि ये एक कार्डबोर्ड है, हमने इसमें एक छोटा सा होल कर दिया और इस छोटे से होल के थ्रू जो अब हमारे रेज आएंगे ये हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को फॉर्म करेंगे। पॉइंट सोर्स मीन्स source of light is so small that it is considered as a point. It can considered as dimensionless. So जो point source है, point source का मतलब क्या है कि जो point source है वो इतना छोटा है कि हम उसको एक point से रेफर करें, बहुत छोटा है, and उसको हम dimensionless consider करते हैं। Then example यहाँ पे ripples in water are in the form of concentric circles are the spherical wave front. सो जो मैंने अभी दिखाया था आपको डायग्राम, रफली डायग्राम बनाया था कि वाटर में जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है उसको हम रिपल्स कहते हैं, एंड जो वो फॉर्म होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसी को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और उसमें जो हम छोटा सा पत्थर या वो डाल रहे थे वो तो पूरे जो हमारा वाटर बॉडी है उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लेन वेव फ्रंट। When the small part of spherical or cylindrical wave front originate from distant source like infinity, then the wave front which is obtained is known as plane wave front. तो जो प्लेन वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट से ओरिजिनेट होता है। एंड ये कब ओरिजिनेट होता है, जब हमारा जो सोर्स है वो बहुत दूर प्रेजेंट हो, या हम उसको मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। सो इसका एग्जाम्पल है रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी लाइक सन। सो जो सन से जो रेज आती हैं वो एग्जाम्पल है हमारा प्लेन वेव फ्रंट का, और सन का डिस्टेंस हमारे अर्थ से या हमारे सरफेस से बहुत दूर है तो हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। बट जो सन है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो वो स्टार्टिंग में स्फेरिकल है बट वो बहुत दूर से आता है, इसलिए हमें वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह ऑब्जर्व होता है। द नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। व्हेन द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ स्लिट i.e. लाइन सोर्स, then the wave front is cylindrical because all the points are equidistant from the source and they lie on the surface of the cylinder. So अब ये जो हमारा cylindrical wave front है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, पहले हमने जो हमारा कार्डबोर्ड था उसमें हमने एक छोटा सा डॉट बनाया। अब मान लो हमारा ये कार्डबोर्ड है, ये वाला प्लेन है यहाँ से, तो हम इसमें यहाँ पे इतना सा एक गैप फॉर्म कर देते हैं, इतना एरिया हम इसको कट कर देते हैं। तो अब ये देखोगे कि ये एक स्लिट की तरह है, एंड जो यहाँ से हमारे वेव फ्रंट निकलेंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। एंड ये सिलेंड्रिकल क्यों निकलेंगे, बिकॉज जो यहाँ से लाइट जाएगी वो सारी एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे है, इसलिए इस टाइप के वेव फ्रंट को हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। एन एग्जाम्पल है वी कैन सी व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द लेंस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ लेंस दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सो जो हमारी सन की रेज आती हैं वो लेंस के ऊपर फॉल होती हैं, उसके बाद जब वो कन्वर्ज होती हैं तो जो वो टाइप का वेव फ्रंट फॉर्म होता है उसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। द वेव्स आर बेंडिंग एंड कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, द शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर्म इज सिलेंड्रिकल। सो आफ्टर जब वो लाइट अंदर आती है लेंस के थ्रू बेंड होती है, एंड जब वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, तो आफ्टर कन्वर्जन जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। मैनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड एंड वेव फ्रंट इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। सो जो हमारा आफ्टर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट फॉर्म होता है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की वजह से फॉर्म होता है,
बट जो हमारा इस टाइम जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है उसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। सो ये हमारा स्फेरिकल वाला है जो यहाँ पे हमारा सोर्स है, तो सोर्स की वजह से या जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है। एंड ये प्लेन है, इसमें हमारा बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, तो हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। एंड ये सिलेंड्रिकल का है, तो इसमें यहाँ पे हमारा स्लिट था, तो स्लिट ही हमारा सोर्स है, तो जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच पॉइंट of a wavefront is source of secondary wavelet, small wave which spread in all the direction with speed of the wave. So हाइगन का एक प्रिंसिपल था रिलेटेड टू वेव फ्रंट, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी वेव्स हैं, जो हमारा पॉइंट है वो एक सोर्स ऑफ जो वेव फ्रंट जो फॉर्म होती है वो सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करती है, फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव की तरह एक्ट करती है, बिकॉज ये जो स्पीड है और जो वेव की स्पीड है वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। अ न्यू वेव फ्रंट इज फॉर्म बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ टेंजेंट टू ऑल द वेवलेट्स। सो एक हमारा न्यू वेव फ्रंट भी फॉर्म हो सकता है अगर हम जितने भी हमारी वेवलेट जा रही है उनसे एक टेंजेंट लाइन फॉर्म करते हैं तो। सो जो ये था इसका एग्जांपल मैं डायग्राम से अगेन बताती हूँ कि ये जो हमारा रिपल्स जो फॉर्म हुए थे तो इनका टेंजेंट क्या होता है, ये ऐसे होता है। अगर हम हर पॉइंट से टेंजेंट ऐसे फॉर्म करेंगे तो हमारा एक अगेन ये जो हमारी सेकेंडरी वेव की तरह एक्ट करती है एंड हमारा न्यू वेवलेट्स फॉर्म करती हैं। देन फॉर एग्जांपल इफ अ स्टोन इज थ्रोन इन रिवर फॉर्म वेव्स विल बी फॉर्म सराउंडिंग एट पॉइंट। सो ये सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई रिवर है, हम वहाँ पे एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे सराउंडिंग में वेव्स फॉर्म हो रही हैं। दोज वेव लुक लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड दे आर नोन एज वेव फ्रंट्स। सो वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं उसी को हम वेव फ्रंट्स बोलते हैं। द वेव फ्रंट्स ग्रेजुअली स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द वेव्स इज जॉइंड विच आर इन सेम फेज इट विल बी द सेम एज फेयर एंड आर नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट। सो अब जो हमारा वेव फ्रंट था वो तो ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जहाँ से हमारी वेव जो है ट्रैवल कर रही है, अगर हम उसको वापस ज्वाइन करें या उस फेज़ में लाइक ये जहाँ से निकला था उस पॉइंट को हम, या जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट आर फॉर्म फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट। सो अब जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है, हमारा जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसी से हमने क्या किया था, टेंजेंट बनाया था, उस टेंजेंट से ही हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म होता है। सो जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट। The common tangential line that envelops the secondary wavefront will further give rise to another secondary wavefront. So ये अगेन उसका एक्सटेंडेड पॉइंट वही है कि जो हमारा कॉमन टेंजेंशियल लाइन है जो निकल रही है सेकेंडरी वेव फ्रंट से, तो सेकेंडरी वेव जो वेव फ्रंट है वो अगेन हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट को या उससे आगे अगेन वेव फ्रंट को फॉर्म कर सकती है। बट जो वेव फ्रंट फॉर्म होने वाली है उसके लिए एनर्जी चाहिए। सो अगर इक्वल एनर्जी या फिर वो डिस्टर्बेंस जो सोर्स का डिस्टर्बेंस है वो चला जाएगा तो वो ग्रेजुअली फेड अप हो जाता है, फिर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो ये नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, ऑल वेव फ्रंट्स विल ग्रेजुअली फेड आफ्टर सम टाइम। तो जो हमारा वेव फ्रंट है वो हमारे जो भी डिस्टर्बेंस था सोर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो अगर हमारा सोर्स धीरे धीरे अगर हम और ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जितनी उसने एनर्जी प्रोवाइड की थी वो ख़त्म हो जाएगी, एंड जो हमारे वेव फ्रंट्स फॉर्म हुए थे वो ग्रेजुअली फेड अप हो जाएंगे या फिर एंड हो जाएंगे। सो जो हाइगन्स का प्रिंसिपल था उसका कंक्लूजन है, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट गिव राइज टू सेकेंडरी वेवलेट्स विच स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव। सो जो हाइगन प्रिंसिपल है उनका जो कंक्लूजन था वो यही था, सिंपल कंक्लूजन, कि जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है उस वेव फ्रंट का जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है या जो वेवलेट्स फॉर्म होती है वो अगेन एनर्जी प्रोवाइड करती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है कि हमारी वेव फ्रंट जो है वो पूरी डायरेक्शन में इक्वली फॉर्म कर सके। एंड जो सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म होती है उनकी स्पीड इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ द वेव, या जो प्राइमरी वेव फ्रंट फॉर्म होता है उसकी इक्वल ही होती है हमारी स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। द नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट। Doppler effect is the shift in frequency of light when there is relative motion between the source and observer. So Doppler effect डिपेंड करता है कि जब हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर है वो दोनों मूव कर रहे हैं, मीन्स कभी सोर्स है हमारा स्टेशनरी है, कभी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर और जो हमारा सोर्स है उसके रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा
डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट किसके ऊपर है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर मेजर करता है या फिर उसके बारे में बताता है। इट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रिसीडिंग ऑब्जेक्ट। सो डॉपलर इफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है? हम इसे रिसीडिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो रिसीडिंग ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जो सोर्स है उससे आगे पीछे कहीं भी मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को ही हम रिसीडिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। When the source is moving away from the observer, then the wave fronts have to travel the greater distance to reach the observer. So अगर जो सोर्स है वो हमारा जहाँ पे वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है उससे अगर दूर जाएगा तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो वेव को ट्रैवल करना पड़ेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा टू रीच द ऑब्जर्वर। और अगर ऑब्जर्वर जो जहाँ पे हमारा वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है या जो हमारा सोर्स है उसके पास मूव करेगा तो वेव फ्रंट को हमारा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच द ऑब्जर्वर। So next है, when star is moving away from the earth, the wavelength in the middle of the visible region of the spectrum move towards the red end of the spectrum. So अगर जो हमारा स्टार है अगर वो अर्थ से दूर जाता है तो जो क्या होता है हमारा वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज होने लगता है, बिकॉज वो मूव करेगा तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारा विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम है वो टूवर्ड्स रेड एंड शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टार्स लुक मोर रेडिश व्हेन इट्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सो जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का जो लाइट है वो रेड के टूवर्ड मूव कर जाता है, इसलिए जब हमारा अर्थ से अगर स्टार अगर दूर जा रहा है तो उसकी वजह से हमें जो स्टार है वो थोड़ा सा रेडिश दिखता है। और ये जो फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लाइट है इसको हम रेड शिफ्ट फिनोमिना कहते हैं। इन केस अगर जो हमारा वेवलेंथ है या जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो टूवर्ड्स रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है तब। When the waves are received from the source moving towards the observer, there is apparent decrease in wavelength. This is called blue shift. अब जो अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर जो है उसके तरफ मूव करता है तो जो हमारा वेवलेंथ है वो डिक्रीज होता है। और ये जो वेवलेंथ डिक्रीज होता है उसके वजह से जो भी हमारा सोर्स है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लू दिखता है, तो उस केस में हम उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अगर अवे जाता है तो हम उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, एंड अगर वो टूवर्ड्स आ रहा है तो हम उसको ब्लू शिफ्ट बोल रहे हैं। The next is coherent and incoherent sources. Coherent sources are those sources of light which emit waves that have same frequency and zero or constant phase difference. So coherent sources क्या होते हैं? Coherent sources वो ऐसे लाइट के sources हैं जो ऐसी लाइट emit करते हैं जिनकी frequency या फिर जो उनका phase difference है वो zero होता है या फिर constant होता है, तो उन टाइप के sources को हम coherent sources बोलते हैं। Suppose if there are two sources S1 and S2 are coherent sources if their frequency are same and also phase difference between them is either zero or constant. So अगर हमें कोई coherent source form करना है तो coherent source कैसे form होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो source लेंगे और उन दोनों source की जो light की frequency है वो same होनी चाहिए, and जो उनका phase difference है वो या तो zero हो या तो constant हो, तो उस टाइप के sources को हम coherent sources बोल रहे हैं। और एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज है लेज़र लाइट। सो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हो एंड पूछा जाए कि जो कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल है लेज़र लाइट। द नेक्स्ट इज इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स आर दोज विच सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट वेव्स ऑफ रैंडम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस। There is no relationship between the waves in terms of frequency and phase difference. So अब अगर हमारे दो सोर्स हैं, अगर उनका फ्रीक्वेंसी अलग है एंड जो उनका फेज डिफरेंस ज़ीरो या कांस्टेंट नहीं है, तो उन टाइप के हम जो वेवलेंथ है या फिर जो लाइट है उसको हम इनकोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। और इनकोहेरेंट सोर्सेज का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड नाइट लैम्प्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Superposition of waves is defined as the resultant displacement produced by a number of waves with the sum of vector sum of displacement produced by each of them. So superposition क्या है? Simply superposition ये है कि resultant displacement, मान लो बहुत सारी waves हैं और उनका displacement अलग अलग है, तो उन सारी waves का हम vector sum लेके अगर together हम उसको join कर देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम superposition of waves बोलते हैं। तो मान लो ये एक wave है एंड ये दो wave है, इनका कुछ वेक्टर सम है, इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हम ऐड ऑन करके अगर एक वेव यहाँ पे मान ले इन दोनों को ऐड ऑन करके तो जो चीज़ आएगी यहाँ पे हम उसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं। टू डिफरेंट वेव्स ऐड अप
to form a single wave and whose displacement will be given by vector sum of individual waves. सो जो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, उसी का एक्सटेंडेड पॉइंट है सेकंड वाला, कि अब क्या है कि हमारी दो वेव्स हैं, इनका जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया इनके वेक्टर सम को, तो जो हमारा फॉर्म हुआ उसको हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं. देन नेक्स्ट जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन. अब जो हमारा सुपरपोजिशन होता है उसके दो टाइप्स हैं. एक है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. सो पहले हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप को करते हैं एंड देन उसके बाद हमारा सेकेंड वन है. सेकेंड वन हमारा जो है वो ये वाला है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप. तो हम इसको बाद में करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इसमें सिंपली क्या हो रहा है कि ये देखोगे कि दो वेव्स है एंड ये क्या है सेम, उसमें उनमें कोई ओवरलैपिंग जो हो रही है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो रिजल्टेंट जो है हमारा वो ज़ीरो आता है. बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज इनका जो फेज़ है वो सेम है, तो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक हमारे पास बिगर वेव फॉर्म करते हैं. सो बिकॉज ये कंस्ट्रक्ट होने के बाद एक अच्छी चीज़ फॉर्म हो रही है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं. डिस्ट्रक्टिव में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव नेम दिया हुआ है. देन ये क्या है, एक बार हम इसको अच्छे से यहाँ पे पॉइंट्स को समझ लेते हैं. When two waves overlap to produce bigger wave, that is known as constructive overlap. So constructive overlap में क्या हो रहा है कि दो waves हैं, वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ overlap कर रही हैं और एक bigger wave form कर रही हैं. तो जब वो bigger wave form कर रही हैं इसलिए हम उसको constructive overlap बोलते हैं. Either two crust और two troughs overlap to form bigger wave. अब या तो हमारे दो crust या फिर दो trough जो हैं वो overlap करते हैं तो हमारा bigger wave form करता है. For constructive overlap, both waves are in phase with each other. So अगर हमें constructive हमारी overlap करानी है तो constructive overlap के लिए, constructive जो हमारी overlap है उसके लिए हमारे जो भी waves हैं उनका same phase में होना ज़रूरी है. So ये जो either two crust और two troughs overlap to form a bigger wave, ये मुझे लग रहा है ये यही वाले points यहाँ पे again लिख दिए हैं. So जब मैं आपको ये send करूँगी जो आपके class notes में होंगे मैं वहाँ पे erase कर दूँगी. तो अभी आप बस ये डायग्राम समझ लो कि ये हमारे दो वेव्स है जिनका क्रस्ट एंड जो ट्रफ्ट है ये दोनों सेम फेज़ में है एंड ये सेम फेज़ में है, तो जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप फॉर्म करते हैं और एक बिगर वेव फॉर्म करते हैं. देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप. देयर विल नो रिजल्टेंट वेव व्हेन टू आउट ऑफ फेज वेव ओवरलैप. अब ये जो हमारी वेव्स है ये देख सकते हो कि ये वाली जो इस डायरेक्शन में है ये इसका उसका ऑपोजिट है. तो ये क्या है, ये दोनों सेम फेज़ में नहीं है. तो जब ये दोनों सेम फेज़ में नहीं होंगी तो जो हमारा ओवरलैप होगा वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा. ऐसा रिजल्टेंट हमारे पास कोई बिगर वेव फॉर्म नहीं होगी एंड ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. द नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स टू फॉर्म रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और सेम एम्पलीट्यूड. सो अब इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस में अगेन हम क्या करते हैं, दो वेव्स लेते हैं और उनका सुपरपोजिशन होता है एंड सुपरपोजिशन के बाद जो हमारी रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है या तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ग्रेटर होता है या लोअर होता है या तो फिर वो सेम होता है. तो इस प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. इंटरफेरेंस में अगेन सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स को हम देखेंगे. व्हेन द क्रेस्ट ऑफ अ वेव ओवरलैप्स द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एट सेम पॉइंट, then the resultant amplitude will be sum of amplitudes of individual waves, then it is known as constructive interference. तो जैसे हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप था वैसे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी क्या हो रहा है कि हमारा दो जो भी वेव्स हैं उनकी जो क्रस्ट है या फिर जो उनके ट्रफ्स हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी में है एंड जो वो जब ओवरलैप करते हैं तो उसके बाद जो उनका एम्पलीट्यूड है वो भी उन फ्रीक्वेंसी का सम का एडिशन हो जाता है. तो इसलिए जो एडिशन के बाद हमारी अगेन बिकॉज अब हम जो इंटरफेरेंस में उसमें हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को देखेंगे एंड बिकॉज ओवरलैप के बाद अगेन जो एम्पलीट्यूड होगा वो बड़ा होगा, पहले से ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मोर एज कम्पेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव. अब क्या हो रहा है कि अगेन जैसे कि हमारा जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में था कि जब वो वेव्स थी अकेले अकेले थी तो वो थोड़ी सी स्मॉल थी और जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई तो वो एक बिगर वेव फॉर्म कर रही थी. तो हमारा जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में भी अगेन जो हमारी वेव्स थी उनकी जो एम्पलीट्यूड थी वो पहले कम थी बट आफ्टर देयर ओवरलैपिंग और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जो हमारी एम्पलीट्यूड थी वो बड़ी हो जाती है एंड वो ग्रेटर हो जाती है पहले से. When the crust of one wave meets the trough of another wave,
then the resultant amplitude is given as difference of two individual amplitude. It is known as destructive interference. सो अब जो हमारी वेव है अगर उसका क्रस्ट और ट्रफ अगर वो दूसरे फेजेस में है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसमें हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा फॉर्म होता है उसमें एम्पलीट्यूड पहले से कम हो जाता है और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी लेस एज कम्पेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स. तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो जो इंडिविजुअल हमारी वेव्स थी उनके एम्पलीट्यूड से कम आएगा बिकॉज इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड इन द रिवर, रिपल्स और वेव्स आर जनरेटेड बाय बोथ स्टोन्स. when both waves overlap there will be maximum displacement when the waves are in phase and there will be no displacement when they are out of phase. So अगर हम दो स्टोन्स को एक साथ ड्रॉप करते हैं रिवर में तो दोनों की वजह से रिपल्स या फिर वेव्स फॉर्म होंगे. अगर वो दोनों वेव्स अगर सेम फेज में हैं तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा वेव्स या रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं वो ज़्यादा देर के लिए फॉर्म होंगे या फिर वो बड़े फॉर्म होंगे. बट अगर वो फेज़ में नहीं होंगे तो वहाँ पे उनका डिस्प्लेसमेंट में जो होगा वो धीरे होगा और वो एक दूसरे को जल्दी कैंसिल आउट कर देंगे. सो नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से वेव नेचर ऑफ लाइट जो है हमें समझ में आया था. तो ये वाला एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा. द यंग्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट मैटर एंड एनर्जी कैन डिस्प्ले बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जो एक्सपेरिमेंट था उसके वजह से लाइट का वेव एंड जो पार्टिकल नेचर है वो दोनों हमें समझ में आया था. पर्पस ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ एज फॉलोज. तो ये जो उन्होंने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे उनके क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितनी हुई और वो कितना हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो भी हम देखेंगे. इन ऑर्डर टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस. सो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि वो लाइट का जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन कर पाए एंड जो इंटरफेरेंस हो रहा था, ये इंटरफेरेंस क्यों हो रहा था उसको भी एक्सप्लेन कर पाए. टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर टेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट. सो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए थे. तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें उन्होंने कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लिया था. एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों लिया था? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे एंड जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो या कांस्टेंट रहे, इसलिए उन्होंने दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे लाइट के. देन उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते हैं. यंग टुक एन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एज सच एज लाइट बल्ब. तो पहले उन्होंने एक लाइट बल्ब लिया, देन उसके बाद क्या किया, द लाइट वॉज मेड टू पास थ्रू very small slit S which was comparable with the wavelength of light. सो उन्होंने उस लाइट को पास किया थ्रू अ स्मॉल स्लिट जिसको उन्होंने S नेम दिया था और इस वो जो लाइट जा रही थी उसको ही उन्होंने वेवलेंथ के साथ कंपेयर किया था. द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स वॉज मेड टू पास थ्रू टू स्मॉल स्लिट्स S1 एंड S2 विच वॉज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस t. सो अब जो उनका एक सोर्स था, जो लाइट जा रही थी जहाँ पे स्क्रीन थी वो जहाँ से पास हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने दो स्लिट्स बनाए थे, एक को S1 एंड S2 नाम दिया था एंड उसके बीच में जो डिस्टेंस थी वो d थी, छोटी सी डिस्टेंस थी. एंड उसके बाद हमारा उन्होंने स्क्रीन रखा था. तो मतलब ये ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमारा सोर्स है, यहाँ पे हमारा S1 है एंड यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ S2 है एंड इसके बीच में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पे d एंड यहाँ पे हमारा स्क्रीन है जहाँ पे वो ऑब्जर्व करेंगे. सो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ही ऑब्जर्व अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब यहाँ से लाइट दोनों स्लिट के थ्रू गई तो वहाँ पे लाइट और डार्क बैंड फॉर्म हुए थे जो उन्होंने स्क्रीन रखी थी उसके ऊपर. सो ये है उनका एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे सोर्स था, पहले उन्होंने एक छोटे से सोर्स को स्क्रीन के थ्रू पास किया कि वो एक बीम की तरह जाए लाइट में. देन क्या किया, उसको S1 एंड S2 के थ्रू पास किया, दो स्लिट के थ्रू, और यहाँ जो डिस्टेंस है ये छोटा सा, ये D था. देन ये उनका स्क्रीन है, तो जहाँ पे मैक्स लिखा है वहाँ पे लाइट बैंड थे एंड जो जहाँ पे मैक्स लिखा है वहाँ पे डार्क बैंड थे एंड जहाँ पे मिनिमम लिखा है वहाँ पे लाइट बैंड फॉर्म हुए थे. देन सेटअप 2, नाउ ही टुक 2 bulbs आई नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एंड प्लेस्ड अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम.
तो पहला जो सेटअप था उसमें उन्होंने क्या किया था, उनमें कोहेरेंट सोर्स वाले बल्ब लिए थे एंड इस बार उन्होंने नॉन कोहेरेंट सोर्स वाले बल्ब लिए। तो इस बार ऑब्जर्वेशन क्या था, ही ऑब्जर्व देयर वर नो अल्टरनेट बैंड्स ऑफ लाइट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। सो जो सेकेंड टाइम जब उन्होंने नॉन कोहेरेंट सोर्स लिया था तो उन्होंने देखा कि इस बार उनके स्क्रीन पे कोई डार्क बैंड या लाइट बैंड कोई भी चीज़ फॉर्म नहीं हो रही है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, व्हेन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर टेकन देन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। सो जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है ये कब हो रहा है, ये इंटरफेरेंस तभी हो रहा है जब हम लाइट एक कोहेरेंट सोर्स की ले रहे हैं। तो बिकॉज इन केस जब हमने कोहेरेंट सोर्स लिया था तभी हमारे डार्क और लाइट बैंड जो थे वो फॉर्म हुए थे। व्हेन नॉन कोहेरेंट सोर्स वर टेकन फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस वॉज नॉट टेकिंग प्लेस। सो जो इंटरफेरेंस है वो नॉन कोहेरेंट सोर्स के केस में हमारा एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखना है तो उसके लिए हमारा जो लाइट है वो कोहेरेंट सोर्स का ही होना चाहिए। द सोर्स S illuminated the source S1 and S2. As a result, the light from S1 and S2 become coherent. So जो सोर्स था S था, जब वो हमारे S1 एंड S2 स्लिट के थ्रू जा रहा था, बिकॉज हमारा कोहेरेंट सोर्स था तो उसके वजह से हमारा S1 एंड S2 से जो लाइट गई वो कोहेरेंट हो गई थी, मीन्स उसकी वेवलेंथ और जो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो भी कांस्टेंट या फिर ज़ीरो हो गया था। S was the source of both S1 and S2, therefore if there is any change in the phase of the source there will be change in both sources also. तो जो S था सोर्स था, अगर उन्होंने सोर्स चेंज किया तो क्या हुआ, उसके वजह से जो उनका फेज डिफरेंस था वो भी चेंज हो गया। इसलिए therefore both S1 and S2 will be always in phase with each other. तो इसलिए क्या कहा कि जो S1 एंड S2 हैं वो तो हमेशा एक दूसरे के साथ सेम फेज़ में रहेंगे, बिकॉज उनका डिस्टेंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं किया था, जितना डिस्टेंस पहले था उतना ही बाद में था, बस उन्होंने सोर्स चेंज किया। तो इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने कहा कि जो हमारा इंटरफेरेंस का फिनोमिना है वो डिपेंड करता है सोर्स पे, कि अगर वो कोहेरेंट सोर्स है या फिर इनकोहेरेंट सोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। When the light wave is originating from the two coherent sources, they overlap with each other both constructively and destructively. So जो light जब वो coherent source से आती है तो वो both constructive way में and destructive way में अपने आप को overlap करती है। तो उसकी वजह से हमारे light और dark pattern जो form होते हैं screen पे वो observe होते हैं। तो जहाँ पे light पैटर्न थे वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा था एंड जहाँ पे हमारे डार्क बैंड्स थे वहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा था। दिस फिनोमिना ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव्स गिव राइज टू रीजन ऑफ हायर एम्पलीट्यूड एंड रीजन्स ऑफ लोअर एम्पलीट्यूड नोन एज इंटरफेरेंस। सो अभी जो हमने लाइट का फिनोमिना देखा जहाँ पे हमारे डार्क बैंड एंड लाइट बैंड फॉर्म हो रहे थे, तो जहाँ पे हमारे डार्क बैंड फॉर्म हो रहे थे वहाँ पे हमारा लोअर एम्पलीट्यूड रीजन था और जहाँ पे हमारा लाइट बैंड थे वो हमारा डार्कर एम्पलीट्यूड रीजन था एंड इस फिनोमिना को ही हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस इज़ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट। सो ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ये हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब हमारे किसी भी चीज़ के पास वेव नेचर हो। तो लाइट का जो वेव नेचर है उसको हमने पूरा प्रूफ करने के लिए या फिर वैलिडेट करने के लिए ये इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है ये हमने देखा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट लाइट इज़ ऑफ वेव नेचर विच वॉज प्रपोज्ड बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये जो यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट था इससे हमारा प्रूफ हो गया था कि जो लाइट है उसका वेव नेचर है, जो हमें हाइगन ने स्टार्टिंग में अपने थ्योरी के फॉर्म में बोला था। द नेक्स्ट इज फ्रिंज पैटर्न। The alternate dark and red bands which are obtained on the screen are known as fringe pattern, and alternate dark and bright bands are known as fringes. So जो हमारे स्क्रीन पे पैटर्न फॉर्म हुए थे जो डार्क और लाइट कलर के, तो जो जिसको हम लाइट बोल रहे हैं वो रेड कलर का होता है, डार्क वाला जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में होता है। सो ये जो फ्रिंजेस फॉर्म हुए, जो लाइट बैंड्स फॉर्म हुए, उन बैंड्स को हम फ्रिंजेस कहते हैं। एंड ये जो पैटर्न है आफ्टर एक बार जो हमारा डार्क फॉर्म होता है एक बार लाइट फॉर्म होता है, इस पैटर्न को हम फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। देन ब्राइट बैंड्स क्या है, ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दे आर द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो जो हमारा
ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ था। ब्राइट बैंड क्यों फॉर्म हुआ था? ब्राइट जो बैंड है वो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड उस पोजीशन पे हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट इज डार्क बैंड। डार्क बैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दे आर द पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। सो जो हमारे डार्क बैंड फॉर्म हुए थे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से फॉर्म होते हैं, एंड जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होती है, इसलिए वहाँ पे डार्क बैंड फॉर्म होता है। द नेक्स्ट इज फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। सो जो डिस्टेंस होता है हमारे दो कंटिन्यूस डार्क बैंड में, मीन्स एक मान लो ये हमारा डार्क बैंड है यहाँ पे एंड एक यहाँ पे लाइट बैंड है, ये हमारा अगेन डार्क बैंड है जहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइन से मार्क किया, ये डार्क वाला है एंड बीच में जो एक सिंगल लाइन है वो हमारा लाइट बैंड है। तो जो हमारा इस वाले डार्क बैंड से ये जो हमारे लाइट बैंड है, इस लाइट बैंड से इस लाइट बैंड तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं एंड इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। सो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पे जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो पूरे जगह पे या फिर पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए जो हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस केस में जो फ्रिंज फॉर्म होता है उसको हम लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय अ डार्क और ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स। सो जो हमारा एंगल होता है फ्रॉम सेंटर जहाँ पे हमारा डी डिस्टेंस था बिटवीन टू स्लिट्स, तो वहाँ से जो हमारा एंगल फॉर्म होता है बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड, उस डिस्टेंस को या फिर उस एंगल को हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं एंड उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सो अब जो हमारा फ्रिंज विड्थ फॉर्म हो रहा है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो जो फर्स्ट है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन उसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना है वो स्क्रीन से या दोनों स्लिट्स थे उसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना है बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, एंड जो हमारे दो स्लिट फॉर्म हुए थे जो हमारा जहाँ से सोर्स निकल रहा था S1 एंड S2, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन तीन चीज़ों पे हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करता है। सो जो नेक्स्ट फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन। Diffraction is a phenomena by virtue of which light bends while passing through a slit or an opening. So diffraction क्या है? Diffraction वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट जब कोई स्लिट या ओपनिंग के थ्रू जब जाती है तो वो थोड़ा सा बेंड करती है और इस बेंड होने के फिनोमिना को ही डिफ्रैक्शन कहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द स्लिट। सो स्लिट क्या है कि जैसे एक हमारा एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, इस छोटी सी ओपनिंग को ही हम स्लिट बोल रहे हैं। तो हमारी लाइट कितनी बेंड करेगी वो डिपेंड करता है हमारे डायमीटर ऑफ स्लिट के ऊपर। बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस था हमारा या जो फिनोमिना था वो डिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, बिकॉज दोनों प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, लाइट को एक छोटे से स्लिट या फिर होल के थ्रू हम पास करते हैं। यंग रिप्लेस द टू स्लिट बाय सिंगल स्लिट इन हिज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Therefore, this experiment is also referred as Young's single slit experiment. So जो यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उन्होंने पहले डबल स्लिट ली थी, अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्लिट ले ली, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। When the light passed through single slit, a different type of pattern was observed on the screen. क्या किया था उन्होंने, पहले दो स्लिट्स के थ्रू उन्होंने लाइट को पास कराई थी, अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइट को एक ही स्लिट के थ्रू पास करवाया, तो उसके वजह से जो उनको इस बार पैटर्न मिला था वो पिछले बार से डिफरेंट था। द पैटर्न विच वॉज ऑब्जर्व्ड हैड सेंट्रल मैक्सिमम बैंड एंड विच वॉज वेरी वाइड एज कम्पेयर टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। सो इस बार उन्हें एक सेंटर में, मीन्स एक बीच में मिला था जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एक वाइड या मैक्सिमम बैंड फॉर्म हुआ था। उसके अलावा जो उसके साइड में जो बैंड्स फॉर्म हुए थे वो छोटे थे या फिर डार्क बैंड थे, कम बैंड फॉर्म हुए थे। Therefore, there were alternate dark band and bright bands
एंड देयर इंटेंसिटी वॉज डिक्रीजिंग ऑन द बोथ साइड। सो जो मतलब इस बार क्या हुआ था कि सेंटर में एक तो उन्हें जो था ये डार्क बैंड मिल गया, ये बहुत बड़ा था। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट बैंड था, फिर यहाँ पे एक डार्क बैंड था, एक यहाँ पे लाइट बैंड और यहाँ पे एक डार्क बैंड। तो ऐसे लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों साइड में बराबर बढ़ रहे थे, बट धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी या फिर जो लाइट बैंड डार्क बैंड बन रहे थे उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो कम होते जा रही थी। द सेंट्रल मैक्सिमा वॉज वाइड वेयर एज कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा वॉज रिड्यूस्ड इन द इंटेंसिटी। सो जो सेंट्रल मैक्सिमा था, जो सेंटर में फॉर्म हुआ था, वो तो बहुत बड़ा था, बट उसके बाद से जो धीरे धीरे जो हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हुए थे या जो हमारे फ्रिंजेस फॉर्म हुए थे, उनकी इंटेंसिटी जो थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही थी। द चेंज इन पैटर्न वॉज फॉर्म ड्यू टू डिफ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ इंटरफेरेंस। सो जो इस बार हमें जो फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था या जो पैटर्न फॉर्म हुए थे वो डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे थे। तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, इसमें से बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था। यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, इसलिए इस बार हमारे डिफरेंट टाइप के बैंड्स ऑब्जर्व हुए थे विथ सिंगल स्लिट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये उनकी एक प्रॉपर्टी है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? Resolving power is defined as the inverse of distance between two objects which can be just resolved when viewed through a optical instrument. So ये डिस्टेंस वगैरह के बारे में मैं आपको सिंपल में बताती हूँ कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। तो मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, तो अगर हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से या जो भी हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, जैसे अपने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सो वो क्या डिस्टेंस है जिस पे हम इन दोनों क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख पाते हैं, इसको हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये थी सिंपल डेफिनेशन। अब जो यहाँ पे गिवन है डेफिनेशन, उसमें क्या बोल रहा है मैं अभी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है रिजॉल्विंग पावर, तो मान लो ये आर एस है जो रिजॉल्विंग पावर है, ये हमारा इन्वर्स है किसके? डिस्टेंस के। तो इन्वर्स है डिस्टेंस के, तो मीन्स ये हो गया हमारा डिस्टेंस, इसका उल्टा है of the two object which can be just resolved when viewed through an optical instrument. So again ये जो यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि resolved means हम उनको कितना अलग अलग देख पाएंगे, कितने डिस्टेंस के पास जाएंगे तो हम उसे अलग देख पाएंगे, मीन्स ये क्लोजली रिलेटेड है। तो कब जाएंगे तो ये हमें अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होती जाएगी, तो इसलिए ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Optical instruments should be able to display two separate image of distinct two separate images. So जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, मैं चेंज करके आपको ये जब आपके नोट्स में जाएगा तब मैं इसको दे दूँगी। यहाँ पे एक जगह इमेज होना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है कि जो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, बट वो जब हम दूर से देखते तो क्या लगता है कि वो पास है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी है या उसका क्या फंक्शन है कि वो जो दो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनको हम सेपरेट करके जब हम इमेज फॉर्म करें तो वहाँ पे दिखे। सपोज इफ़ वी आर सीइंग टू स्टार्स इन द स्काई यूजिंग टेलीस्कोप एंड दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर, दे शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड एज अ वन स्टार। तो जब अगर हम बहुत दूर से स्टार देखते तो बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा है तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो स्टार अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे दो स्टार है, बट हम बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें लगे कि वो एक ही स्टार है। Instead, they should be displaced as two stars. The ability to see them separate two star is known as resolving power. So अब हम क्या करते हैं, हम दूर से देखते तो हमें वो दो स्टार जो है वो एक ही दिखते हैं, तो अब हम क्या करें, हम अपना टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं तो वो जो दो स्टार थे अब वो हमें दिखते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, एंड वहाँ पे एक ही जगह अब हमें दो स्टार्स दिखने लगते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि जो हम दूर से ऑब्जेक्ट देख रहे थे वो टेलीस्कोप ने क्या किया, वो डिस्टेंस को घटा दिया एंड टेलीस्कोप ने रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज़ कर दिया, इसलिए हम उन दोनों क्लोजली प्रेजेंट स्टार को अब सेपरेट टू स्टार देख पा रहे जो हमें नेकेड आई से वन दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू रूम्स, वन इज लिट एंड अनदर इज डार्क। द रूम विच इज लिट वर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली whereas second room was not able to see properly. सो ये जो है ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें क्या लिया कि दो रूम लिए, एक रूम में लाइट जला दी है और दूसरे वाले में डार्क है। सो जिसमें लाइट है ऑफकोर्स उसमें हम इजीली देख पाएंगे। सो इसमें क्या समझा रहा है, दिस इज़ बिकॉज रिजॉल्विंग पावर विथ विच वी आर व्यूइंग सेकेंड रूम इज़ नॉट गुड। सो जब हमारा सेकेंड रूम है वहाँ पे लाइट नहीं है तो उसकी वजह से क्या है, उस रूम में हमारी रिजॉल्विंग पावर, हमारी आइज़ की रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है या ठीक नहीं है, बिकॉज अंधेरा है, इसलिए वहाँ पे हमारी रिजॉल्विंग पावर कम है या फिर नॉट गुड लिखा हुआ है।
द नेक्स्ट इज पोलराइजिंग द अनपोलराइज्ड लाइट वेव। पोलराइज्ड वेव, अब जो यहाँ पे हम पोलराइज्ड वेव क्या है, अनपोलराइज्ड वेव क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोलराइज्ड वेव इज डिफाइंड एज द वाइब्रेशन ऑफ वेव कन्फाइंड इन अ स्पेसिफिक प्लेन। सो अब जो हमारी वेव है, उस वेव का कुछ वाइब्रेशन होता है जब वो मूव करती है, तो जब एक वो स्पेसिफिक प्लेन में जब मूव करती है तो जो उसका वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को हम पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। इन केस ऑफ पोलराइज्ड वेव द वाइब्रेशन टेक प्लेस in one plane, not in multiple planes, and is perpendicular to the direction of propagation. So जो polarized waves होती हैं, उनका जो वाइब्रेशन होता है वो एक ही प्लेन में होता है, मीन्स या तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करेंगी या तो सिर्फ वाई एक्सिस में वाइब्रेट करेंगी। और जो उनका वाइब्रेशन होता है वो उनका जो प्रोपोगेशन होता है ना, मान लो ये वेव इधर से इस एक्स एक्सिस पे अपने प्रोपोगेट कर रही है, तो जो इसका वाइब्रेशन होगा वो इसके वाई एक्सिस में होगा, मीन्स इसके परपेंडिकुलर में होगा। द नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ अ रबर, इट विल वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन, बट व्हेन इज पास थ्रू स्मॉल स्लिट देन दे विल वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। अब जो हमारा रबड़ है, ये नॉर्मल रबर बैंड की बात हो रही है, तो अगर हम उसको छोड़ देंगे, ऐसे वाइब्रेट कर देंगे, स्ट्रेच करके उसको वाइब्रेट करते हैं, तो वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली वाइब्रेट होता है। बट अगर हम उसको एक छोटे से स्लिट के थ्रू पास करेंगे देन वाइब्रेट करेंगे, तो बिकॉज उसके पास अब एरिया कम हो गया है, तो उसके वजह से वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है। अनपोलराइज्ड वेव इज डिफाइंड एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विच चेंज रैंडमली इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो जो अनपोलराइज्ड वेव है, इसमें जो वेव है उनके पास भी वाइब्रेशन है, वो भी वाइब्रेट कर रही है, बट जो उनका डायरेक्शन है वो रैंडमली चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद। इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड वेव द वाइब्रेशन टेक प्लेस इन मल्टीपल प्लेन्स एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो जो अनपोलराइज्ड वेव है वो मल्टीपल प्लेन्स में, मीन्स एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे वाइब्रेट करती है, बट जो उनका वेव ऑफ डायरेक्शन होता है, जो उनका वेव ऑफ प्रोपोगेशन है वो एक ही प्लेन में रहता है, बस उनके वाइब्रेशन चेंज होते रहते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पोलराइजेशन। तो अभी हमने पोलराइज लाइट क्या है, अनपोलराइज क्या है वो देख लिया। अभी व्हाट इज़ पोलराइजेशन, या जो पोलराइजेशन प्रोसेस है वो क्या है। पोलराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट। सो वो प्रोसेस जिसमें हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज कर देते हैं, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो हम उसको पोलराइजेशन में कैसे लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स है या जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं उसको सेम प्लेन में लेके आ जाते हैं, तो वो पोलराइज लाइट हो जाती है। बिकॉज हमारी अनपोलराइज लाइट में क्या है, सिर्फ उनका वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट है, बाकी उनका प्रोपोगेशन जो है परपेंडिकुलर है वो, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सेम है। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो अब हमारी दो टाइप की वेव्स होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो उनके में अगर हमें पोलराइजेशन करना है तो वो कैसे होगा। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जिसमें वो ऑसिलेट कर सकता है। पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसवर्स वेव। सो बिकॉज वो बहुत सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता है, इसलिए हम उसको पोलराइजेशन ईजिली कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको अगेन छोटे से स्लिट के थ्रू पास करते हैं एंड वहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन का सिर्फ उतना ही एरिया देते हैं, तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइज्ड वेव हो जाती है। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव देयर इज़ ओनली वन डायरेक्शन इन विच पार्टिकल ऑसिलेट, देयरफॉर देयर इज़ नो पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनका क्या है कि सिर्फ उनके जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं तो उसमें ना वहाँ पे उनके जो उनका वेव ऑफ प्रोपोगेशन है उसी में वो वाइब्रेट भी करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे उनके बीच में वो परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म ही नहीं होता है। इसलिए उस केस में हम ना पोलराइज लाइट फॉर्म कर सकते हैं ना अनपोलराइज लाइट फॉर्म कर सकते हैं। सो जो हमारा पोलराइजेशन का प्रोसेस है वो ओनली ट्रांसवर्स वेव्स में ही एप्लीकेबल होता है। पोलराइजेशन बाय पोलरॉइड्स। Polaroids are polarizing material consisting of long chain of molecules aligned in a perpendicular direction.
अब जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं पोलराइड्स, तो उन पोलराइड्स की हेल्प से होता है। तो पोलराइड्स में क्या होता है कि इनमें कुछ पोलराइजिंग मटेरियल होते हैं जो एक लॉन्ग चेन होती है उनकी, और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, या तो मान लो एक्स एक्सिस में होगा या तो वाई एक्सिस, वैसे करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। पोलराइड्स आर इन फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। सो ये जो पोलराइड्स होते हैं ये थिन शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एवरी पोलराइड हैज़ पास एक्सिस। पास एक्सिस इज लाइक गेट ऑफ अ पोलराइड विच डिटरमाइंस हाउ द लाइट विल पास थ्रू इट। सो अब जो भी हमारे पोलराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक पास एक्सिस होती है, तो ये जो पास एक्सिस है ये गेट की तरह एक्ट करती है उस पोलराइड में। ये हमें बताती है कि जो हमारी लाइट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर उसका वेव ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, या फिर उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन क्या होगा। तो जो ये हमारा पास एक्सिस है ये एक गेट की तरह एक्ट करता है इन केस ऑफ पोलराइड्स। देयर इज़ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल पास एक्सिस। सो अब जो हमारे पोलराइड्स है उसमें दोनों टाइप के एक्सिस हैं, मींस उनका वर्टिकल एक्सिस भी है एंड उनके में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो दोनों प्रेजेंट होता है। Unpolarized light on passing through a Polaroid it get polarized। सो अब जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी अगर हम उसको पास करते हैं पोलराइड के थ्रू तो वो पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, बिकॉज उसमें जो हमारे वेव्स है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने लग जाती है, एंड जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है वो भी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपोगेशन। तो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाती है। देन पोलराइड्स का एप्लीकेशन है, तो पोलराइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पोलराइड्स जो हम सन ग्लासेस वेयर करते हैं उनमें होते हैं। सन ग्लासेस हेल्प टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सो जो सन ग्लासेस पहनते हैं तो उनका एप्लीकेशन क्या होता है कि जो भी सन की इंटेंसिटी है, मान लो जो जिस दिन बहुत ज़्यादा सनी डे होता है तो उस दिन लोग पहनते हैं कि जो हमारे आँखों पे लाइट लग रही है सनलाइट वो कम लगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सन ग्लासेस का यही होता है कि वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को डिक्रीज़ कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं जो हमारे आँखों पे आती है। सनलाइट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, so when it is passed through sunglasses it become polarized. As a result intensity of sunlight is greatly reduced। तो जो सन से जो लाइट आती है वो अनपोलराइज्ड होती है, और जो हमारे सन ग्लासेस हैं उनके अंदर पोलराइड्स होते हैं, तो ये पोलराइड्स क्या करते हैं उनको सेम प्लेन में ले आ देते हैं या उस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देते हैं। उसके वजह से जो सनलाइट की इंटेंसिटी जो हम तक पहुंचती है, आइज़ तक पहुंचती है, वो कम हो जाती है। The next is in photographic camera. In this type camera polaroids are attached। So जो हमारे एक फोटोग्राफिक कैमराज होते हैं उनमें पोलराइड्स अटैच होते हैं, तो उसमें भी हमारी फ़ोटोग्राफी या जो हमारी फ़ोटोग्राफ्स आती है उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, अच्छी क्वालिटी आती है, इसलिए हम फोटोग्राफिक कैमरा में पोलराइड्स को यूज़ करते हैं। कार सन फिल्म थिन फिल्म रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो बहुत सारे जो लोगों के कार होते हैं आपने देखा कि उनकी जो कार की जो विंडोज़ होती है उसमें भी एक थिन शीट लगाई जाती है, थोड़ी ये ब्लैकिश कलर की होती है, तो वो पोलराइड की थिन शीट होती है। तो अगेन वो थिन शीट क्या करती है कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी है उसको कम कर देती है, तो जो अंदर लोग बैठे हैं उनको कम सनलाइट या फिर कम रेस फील होती हैं। 3D ग्लासेस बाय यूजिंग 3D ग्लासेस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन 3 डायमेंशन। सो जो 3D ग्लासेस होते हैं उनका यूज़ इसलिए होता है कि हम कोई भी चीज़ जिसको देख रहे हैं हम उसे 3 डायमेंशन में देख सकें। देयर आर 2 इमेजेस स्लाइटली डिस्प्लेस्ड विथ ईच अदर आर फॉर्म्ड बाय आर आइज़। तो 3D ग्लासेस में क्या होता है कि वहाँ पे 2 इमेजेस फॉर्म होती हैं बट वो थोड़ी सी एक दूसरे से अलाइन नहीं होती है, डिस्प्लेस्ड होती हैं, तो उसकी वजह से हमारी आइज़ एक टाइम में 2 इमेज फॉर्म करती है और हमें लगता है कि हम उस चीज़ को एक्चुअल में फील कर रहे हैं और उस इमेज को 3 डायमेंशनल इमेज की तरह समझते हैं। These images are then interpreted by brain। सो ये जो 2 इमेजेस फॉर्म हो रही थी हमारी आई से उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ऐसा कि कोई 3D चीज़ फॉर्म हो रही है और आप उस प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट हो। इन 3D ग्लासेस पोलराइड्स आर यूज्ड। सो जो हमारे 3D ग्लासेस है उसके अंदर भी पोलराइड्स यूज़ होते हैं। वन ग्लास विल पोलराइज इन सच अ वे दैट इमेजेस फॉर्म्ड इन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन and other glass will polarize the image in another orientation।
सो जो हमारे पोलराइड ग्लास होते हैं तो उसमें दो तरह की इमेज फॉर्म हो रही है जैसे हमने देखा। तो एक क्या करता है कि एक इमेज को फॉर्म करता है एंड दूसरा जो है उस इमेज की ओरिएंटेशन को चेक करता है। बिकॉज हमने दो ग्लासेस, मतलब जो हमारा एक ग्लास होता है उसमें दो पोलराइड्स यूज़ होते हैं क्योंकि टू आइज़ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इमेज फॉर्म करता है और दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ दैट इमेज को चेक करता है। एज अ रिजल्ट दीज टू ओरिएंटेशन विल बी इंटरप्रेट बाय ब्रेन एंड इमेज इज़ फॉर्म। सो अब जो ये दो इमेजेस फॉर्म हो रही है, एक बार हमारी इमेज अलग फॉर्म हो रही है और एक बार उसकी ओरिएंटेशन अलग चेक हो रही है, तो इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो इमेज फॉर्म करता है वो हमें 3D अपीयर होती है। सो लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अब आपका ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो गया, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो।